बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 12। मलिक शावर ने मिस्र की वजारत बल्कि बादशाहत हासिल तो कर ली थी, लेकिन अब यह हड्डी उसके गले में अटक के रह गई थी। उसने जरगाम की वफादारी खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरगाम उसके हत्थे नहीं चढ़ा। मलिक शावर ने उसे सियासी रिश्वत से राम करना चाहा तो उसका उल्टा असर हुआ। उसने कई बार सोचा कि मिस्र की वजारत छोड़ छाड़ कर सईद वापसी चला जाए और आराम से गवर्नरी करे, लेकिन किसी ने कहा है कि इक़्तिदार का नशा बड़ी मुश्किल से उतरता है। मलिक शावर तो खेल को छोड़ना चाहता था, लेकिन खेल उसे नहीं छोड़ रहा था। जरगाम इस कदर घुन्ना था कि उसकी किसी बात से जाहिर ही ना होता था कि उसके दिल में क्या है और वो किस तरह मलिक शावर को अपने जाल में कस रहा है। आखिर एक ऐसा वक्त आ गया कि जरगाम के खौफ से उसकी रात की नींदें उड़ गई। इस दौरान उसके हुक्म से कई बेगुनाह सूली पर चढ़ गए थे। हुकूमत में ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मलिक शावर एक नामालूम खौफ से, जो दरअसल जरगाम का खौफ था, इस कदर परेशान हो गया था कि अब उसे अपने खास वफादार दोस्त भी दुश्मन मालूम होते थे। आखिर उसने उसका ये इलाज सोचा कि सईद से बच्चों को बुलवा ले, ताकि उनकी मौजूदगी से उसका दिल भी बहला रहे और उसे यह भी महसूस हो कि वो अपनों के साथ रह रहा है। मलिक शावर ने आमिर गरबी के पास एक आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि वो सबको लेकर काहिरा आ जाए। जिस वक्त आमिर ने घर वालों को ये खबर सुनाई तो वहां जैसे बाहर आ गई। सबके चेहरे खिल उठे। जरताज को शायद काहिरा जाने की सबसे ज्यादा खुशी थी। वो पूरे घर में इतराई इतराई घूम रही थी। आमिर ने उसे छेड़ा, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई, अब तो खुश होना। बहुत खुश, जरताज ने बड़ी मुसर्रत से कहा। बड़े शहर जाने को किसका दिल नहीं चाहता। फिर मैंने आज तक काहिरा की एक झलक भी नहीं देखी। जीजा के अहराम, अबुल होल का अजीमुशान मुजस्मा और न जाने क्या क्या। इस पूरा असरार शहर में कितने ही असरार पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम वहां पहुंच के मुझे बिल्कुल भूल जाओगी। आमिर ने तंज किया। भूलने वाली चीज तो भुला दी जाती है, लेकिन। और जरताज ने उसे शौक नजरों से देखा। यानी मैं भूलने की चीज हूं? ये तुम अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारा दिल मुझे भूल जाने पर आमादा है तो। ये दिलचस्प छेड़छाड़ जारी थी कि आमिर की बहन एकदम कमरे में आ गई। अरे तुम अब तक यहीं हो आमिर? बहन ने हैरानी से कहा। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूं, बस सवारी का इंतजार है। मैं बेकार नहीं बैठा हूं बाजी, आमिर मुस्कुराया। मैं भी तैयार हूं, गाड़ी कोई दम में आने ही वाली है। लेकिन जरताज तो इस तरह बैठी हैं जैसे इन्हें काहिरा जाना ही नहीं है। वो तैयार कैसे हो? तुमने उसे बातों में जो लगा रखा है। बहन ने आमिर को घूरा। बातें ये कर रही थी बाजी। आमिर ने तवेले की बला बंदर के सर के मिस्दाक अपना पहलू बचाया। ये पूछ रही थी कि अबुल होल की ऊंचाई कितनी है, अहराम मिस्र किस मिट्टी के बने हैं, और बस बकवास बंद करो, जाओ देखो गाड़ी क्यों नहीं आई अब तक। बहन ने मसनूई गुस्से से आमिर गरबी को डांटा और वो जरताज को घूरता हुआ बाहर चला गया। एक बंद गाड़ी हवेली के इहाते में आ गई। उसमें सिर्फ जरूरी सामान रखा गया था। मलिक शावर की दोनों बच्चियां, बीवी और बहन गाड़ी में बैठ गईं और आमिर गरबी घोड़े पर सवार उनके साथ चलने लगा। गाड़ीबान मलिक शावर का पुराना नमकख्वार था। आमिर उससे बातें करता हुआ चल रहा था। गाड़ीबान खामोश खामोश था और सिर्फ हाँ हूं और नहीं से जवाब दे रहा था। आमिर 2-3 बार काहिरा हो आया था और उस वक्त काहिरा की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। गाड़ीबान के चेहरे से मालूम होता था कि उसे आमिर की बातें नागवार गुजर रही हैं और वो महज तकल्लुफन हूं हाँ कर रहा है। आखिर गाड़ीबान ने एकदम आमिर की तरफ मुंह करके कहा, गरबी शहजादे, आप किस काहिरा की तारीफ कर रहे हैं? रोज रोज की लड़ाइयों ने इस शहर का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया है। पूरा शहर मैदान जंग बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। आमिर गरबी ने हैरत से गाड़ीबान को देखा। अगरचे उसके लहजे में तलखी थी, लेकिन वो बातें इस कदर एतमाद से कर रहा था कि आमिर को उसकी बातों में संजीदगी नजर आई। उसने गाड़ीबान के लहजे की तलखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो उस काहिरा शहर का जिक्र कर रहा हूं जिसे मैंने अमन के जमाने में देखा था। तुम उसे मैदान जंग बता रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मलिक भाई ने कल जो आदमी हमें बुलाने भेजा है, उसने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। गरबी शहजादे, आप आका हैं और मैं गुलाम। मैं आपकी बात नहीं काटता, लेकिन मेरा एक दोस्त आज काहिरा से पलटा है। उसने जो हालात मुझसे बयान किए हैं
उससे यही नतीजा निकला कि दारुल खिलाफा काहिरा में किसी वक्त जंग छिड़ सकती है। जंग? क्या किसी बैरूनी ताकत ने काहिरा को घेर लिया है? आमिर गरबी ने इस्तिफसार किया। बाहर से कौन आएगा शहजादे? गाड़ीबान ने अफसोस जाहिर किया। काहिरा में अंदर ही के दुश्मन क्या कम है। मेरे दोस्त ने बताया है कि महल्लात शाही के दारोगा जरगाम ने हमारे आका के खिलाफ बगावत कर दी है और दोनों तरफ की फौजें आमने सामने मोर्चाबंद हैं। सुलह की बातचीत हो रही है। अगर ये गुफ्तगू नाकाम हो गई तो जंग छिड़ जाएगी, फिर पता नहीं कौन जीते और कौन हारे। आमिर गरबी परेशान हो गया। उसने कहा, यह बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। अगर हमें मालूम हो जाता तो शायद हम सईद से रवाना ही ना होते। मैं समझा था कि आपको सब कुछ मालूम हो चुका है और आप किसी मसलहत की बिना पर आका के पास माँ, उनकी बीवी, बच्चों के तशरीफ लिए जा रहे हैं। गाड़ीबान ने निहायत मतानत और अदब से जवाब दिया, आप मशवरा कर लीजिए, हम अभी सईद से ज्यादा दूर नहीं आए। अच्छा, गाड़ी रोक लो। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। अंदर बैठी हुई सवारियां परेशान हो गई। उस वक्त आमिर ने गाड़ी के पर्दे से अंदर मुंह डाला। बाजी, काहिरा के हालात के बारे में एक ताज़ा खबर मिली है। फिर आमिर ने गाड़ीबान से जो कुछ सुना था वो बिल्कुल उसी तरह बहन से बयान कर दिया। शावर की लड़कियां तो छोटी थी, वो कुछ ज्यादा ना समझ सकी, लेकिन मलिक शावर की बीवी और भांजी उस इत्तला से बहुत परेशान हुई। उन्हें तो जैसे चुप लग गई। खामोशी ने ज्यादा तूल खींचा तो आमिर गरबी ने कहा, बाजी, ये वक्त खामोशी का नहीं, गाड़ी सरे राह रुकी खड़ी है, हमें जल्द से जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना है। तुम क्या कहते हो आमिर? बहन ने मुर्दा आवाज में दरियाफ्त किया। आमिर ने सोचते हुए कहा, बाजी, इस वक्त काहिरा में दाखिल होना खुद को हलाकत में डालना है। हमारा अगरचे मुखालफों से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन आप मलिक भाई की बीवी और मैं उनका बिरादर निस्बती हूँ। दुश्मन हमें आसानी से दारुल वजारत तक नहीं पहुंचने देगा और अगर हम वहां पहुंच भी गए तो मलिक भाई की मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए ये भी तो बताओ आमिर। बहन की आवाज लरज रही थी। मेरे ख्याल में हमें सईद वापस जाना चाहिए। आमिर गरबी ने फैसला कर दिया। क्या तुम्हारा ख्याल है कि सईद में हम महफूज रह सकेंगे? बहन ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर खुदा न खास्ता दुश्मनों का गलबा हो गया तो क्या उसके सवार हमें सईद में चैन से बैठने देंगे? फातेह लश्कर अंधा होता है और मफतूह के अहले खानदान को दुनिया से मिटा देना चाहता है। आप ठीक फरमा रही हैं बाजी, आमिर गरबी ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन खतरा तो दोनों जगह है। काहिरा जाने का तो मतलब है कि हम सांप के बिल में खुद उंगली डाल दें। सईद में यह बात भी तो मुमकिन है कि वहां हम अपनी हवेली के बजाय किसी और जगह सकूनत इख्तियार कर लें और किसी को खबर ना होने दें। आमिर, एक बात को मत भूलो, बहन ने बुजुर्गाना लहजा इख्तियार किया। खतरे से जिस कदर दूर भागोगे वो उतना ही तुम्हारे नज़दीक होगा और जिस कदर खतरे के करीब रहोगे उतना ही खतरा तुमसे दूर होगा। जिस तरह हम सईद में किसी जगह छुप सकते हैं, इसी तरह काहिरा में भी पोशीदा रह सकते हैं। मगर कहाँ, किसके पास? वहां हमारा कोई जानने वाला तो नहीं। आमिर सख्त परेशान हो गया था। तुम्हें याद नहीं है आमिर? बहन ने बताया, तुम्हारे भाई ने चलते वक्त कहा था कि वो सईद उल सादा की हवेली पर ठहरेंगे। सईद उल सादा उनके गहरे दोस्त हैं। आपने खूब याद दिलाया बाजी। आमिर की तमाम परेशानी दूर हो गई। हम काहिरा ही चलेंगे और अगर दारुल वजारत पर कुछ गड़बड़ होती है तो हम सईद उल सादा के मकान पर चले जाएंगे और वहां ठहर के हालात के दुरुस्त होने का इंतजार करेंगे। बंद गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। गाड़ीबान की जुबान भी बंद हो गई और सब लोग पुरसकून हो गए। लेकिन जब गाड़ी काहिरा के बैरूनी महलों में पहुंची तो फिजा में अजब पुरअसरार किस्म का सन्नाटा था। सड़कें और गलियां बिल्कुल वीरान थी। सिवाय उस गाड़ी के और कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई ना दे रही थी। गाड़ीबान ने लगामें खींच के गाड़ी रोक ली। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। सामने से 4-5 सवार आते दिखाई दिए तो उनकी जान और सूख गई। मेरे लिए क्या हुक्म है शहजादे? गाड़ीबान ने मुर्दा आवाज में कहा। आमिर गरबी उसे खाली खाली नजरों से देख रहा था। तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें दारुल वजारत की तरफ जाना चाहिए या सईद उल सादा की हवेली पर? सईद उल सादा? ये कौन साहिब हैं? उनकी हवेली किस मोहल्ले में है? गाड़ीबान ने उल्टा आमिर से सवाल किया। इसका मतलब है कि यह उनसे वाकिफ नहीं। आमिर ने जैसे खुद कलामी की। भाई जान के दोस्त हैं वो, अच्छे माकूल आदमी हैं, उन पर एतमाद किया जा सकता है। आमिर ने वजाहत की। वो यकीनन कोई बड़े आदमी होंगे, मैं अभी किसी से पूछ लेता हूँ। गाड़ीबान गाड़ी से उतरने लगा। कहीं मुश्किल में ना फंस जाए हम। आमिर की आंखों से खौफ झांक रहा था। आप फिक्र ना कीजिए,
میں ان سواروں سے ابھی معلوم کیے لیتا ہوں۔ گاڑی بان نیچے اتر گیا۔ سوار گاڑی کے پاس آ کر رک گئے۔ گاڑی بان نے ان کے پاس پہنچ کر بڑے اطمینان سے پوچھا، شہر میں اس قدر سناٹا کیوں ہے؟ نہ کوئی گاڑی چل رہی ہے اور نہ پیدل۔ سواروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک بولا، گاڑی میں زنانی سواریاں ہیں؟ جی ہاں، گاڑی بان نے اس بات میں سر ہلایا۔ 4 سواریاں، 2 خواتین اور 2 بچیاں۔ سواریوں کو کس کے ہاں جانا ہے؟ دوسرے سوار کا لہجہ کچھ کرخ تھا۔ عامر کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا کہ گاڑی بان نے ایسا جواب دیا جس میں ایک سوال بھی شامل تھا۔ جناب، کیا آپ بتائیں گے کہ سعید السادہ کی حویلی کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ پہلے کی طرح سواروں میں پھر اشارے ہوئے۔ ایک سوار نے بائیں جانب جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر کچھ دور جانے کے بعد بائیں جانب ایک گلی گھومی ہے۔ گلی میں سب سے اونچی حویلی سعید السادہ کی ہے۔ شکریہ۔ گاڑی بان اچک کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سوار لگامیں سنبھال کے آگے بڑھنے والے تھے کہ گاڑی بان نے ایک اور سوال کر دیا، جناب، اگر کسی کو دارالوزارت جانا ہو تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے؟ خاموشی سے اپنے راستے پر جاؤ، کیا تمہیں جان پیاری نہیں؟ سوار نے اسے ڈانٹ دیا اور سب سوار ایڑ لگا کر گھوڑے بڑھائے چلے گئے۔ عامر غربی کی گاڑی سعید السادہ کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ بند گاڑی کو دیکھ کے حویلی کے مسلح پہرے داروں نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ عامر غربی بھی اندر آ گیا۔ ایک پہرے دار عامر کے پاس آیا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ عامر اس کا خاموش سوال سمجھ گیا۔ اس نے کہا، کیا سعید السادہ صاحب موجود ہیں؟ جی ہاں، آقا محل میں موجود ہیں۔ پہرے دار نے اسی ادب سے جواب دیا۔ انہیں مطلع کیا جائے کہ سعید سے مہمان خواتین آئی ہیں۔ پہرے دار عامر کی بات سن کر محل کے اندر چلا گیا۔ یہ عمارت سعید السادہ کی حویلی کے نام سے مشہور تھی، لیکن اندر اور باہر دونوں طرف سے یہ محل دکھائی دیتا تھا، اور یہاں کے ٹھاٹ باٹ بھی کسی محل سے کم نہ تھے۔ صدر دروازے سے باہر 1 درجن سے زیادہ زرق برق کپڑوں میں ملبوس سوار پہرا دے رہے تھے، اور دروازے کے اندر اونچی چوکی پر یہ خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ محل کے اندر جانے کے لیے 2 درجن کے قریب سیڑھیاں تھیں، ان پر چوڑی راہداریاں تھیں۔ اطلاع لے جانے والا پہرے دار انہی راہداریوں میں غائب ہو گیا تھا۔ پہرے دار واپس آیا تو اس کے ساتھ کنیزیں تھیں۔ پہرے دار باہر کی طرف چلا گیا اور ایک کنیز نے آگے بڑھ کر عامر سے پوچھا، آقا نے دریافت فرمایا کہ کیا سعید سے آنے والی مہمان خواتین کا تعلق وزارت مآب کے خاندان سے ہے؟ تمہارے آقا کا خیال ٹھیک ہے، گاڑی میں وزارت مآب کی بیگم، 2 بچیاں اور ان کی بھانجی ہیں۔ عامر نے تصدیق کی، میں ان کا چھوٹا بھائی عامر غربی ہوں۔ دوسری کنیز جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور پردہ ہٹا کر کہا، خوش آمدید، آپ اندر تشریف لے چلیے، آقا زادی آپ کی منتظر ہیں۔ ڈری سہمی خواتین اور بچیاں اتری اور کنیز کی رہنمائی میں محل کے اندر چلی گئیں۔ دوسری کنیز نے عامر کو مخاطب کیا، آقا آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کنیز نے تالی بجائی۔ ایک پہرے دار گیٹ سے بھاگتا ہوا آیا۔ کنیز نے اسے تاکید کی، آپ گاڑی بان کو تاکید کر دیجئے کہ محل سے باہر نہ جائے، حالات بہت مخدوش ہیں۔ عامر کی تاکید سے پہلے ہی گاڑی بان بول پڑا، حالات کا مجھے اندازہ ہو گیا، میں پوری احتیاط کروں گا۔ آپ کا ملازم بہت سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے کنکھیوں سے گاڑی بان کو دیکھا۔ گاڑی بان نے فوراً کہا، میری طرف سے اطمینان رکھیے، انشاءاللہ کوئی غلطی نہ ہوگی، پھر بھی آپ کا شکریہ۔ عامر دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر کنیز نے اشارہ کیا اور وہ اس کے عقب میں چلنے لگا۔ سعید السادہ پریشانی کے عالم میں مخمل فرش پر ٹہل رہے تھے۔ ملک شاور بھی جب سعید سے آئے تھے تو انہی کے گھر پر اترے تھے اور کافی عرصے تک یہیں مقیم رہے تھے۔ ملک شاور اور سعید السادہ میں دیرینہ تعلقات تھے اور گہری چھنتی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات سعید السادہ سے کہہ دیا کرتے تھے۔ سعید السادہ کے مشورے کے تحت ملک شاور کافی عرصے تک ان کے محل ہی میں اپنی وزارت کا دربار لگاتے تھے۔ انہیں ملک شاور اور زرگام کے بگڑتے ہوئے حالات کا پورا علم تھا۔ سعید السادہ ملک شاور کے طرفدار تھے اور چاہتے تھے کہ وہ مصر کے ایک اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں، لیکن زرگام اور ان میں جو ذہنی بودھ تھا اس کا علاج ان کے پاس نہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ زرگام جس نے ملک شاور سے اپنی دشمنی پر مصلحت کا پردہ ڈال رکھا ہے، یہ پردہ ایک دن چاک ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ زرگام کو جیسے پورے گروہ برقیہ کا تعاون حاصل ہو گیا، اس نے بغاوت کر دی، اور اب کیفیت یہ تھی کہ ملک شاور اپنے فوجیوں کے ساتھ دارالوزارت پر قابض تھا اور زرگام گروہ برقیہ کو اکٹھا کر کے حریم خلافت میں بیٹھا تھا۔ عامر غربی نے داخل ہو کر سعید السادہ کو سلام کیا۔ سعید السادہ کے قدم رک گئے۔ انہوں نے پریشان انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ ملک شاور کے تم برادر نسبتی ہو اور تمہارا ہی نام عامر غربی ہے۔ جناب نے صحیح فرمایا،
आमिर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो भी परेशान हो गया था। सईदुल सादा ने बढ़ के आमिर के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक गद्देदार कुर्सी पर बिठाया। आमिर, तुम्हें खुश आमदीद कहते हुए अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे यह भी बताना होगा कि दारुल वजारत के हालात बहुत मखदूश हैं और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसका कुछ अंदाज़ा तो मुझे रास्ते में हो गया था, आमिर ने जवाब दिया। इसलिए मैं दारुल वजारत जाने की बजाय आपके पास आ गया। ये तो तुमने अच्छा किया। सईदुल सादा कहते कहते रुके। काहिरा में मेरे हर एक से ताल्लुकात हैं। मलिक शावर मेरे पास अरसे तक रहने के बाद दारुल वजारत मुंतकिल हुए थे। मैं उस वक्त भी उन्हें दारुल वजारत नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उनके ख्याल में दारुल वजारत से अलग रहना मुनासिब ना था। वो चले तो गए, लेकिन जिस बात का खतरा था वो सामने आ गई। यहाँ के हालात आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सईद में ये बात मशहूर हो गई थी कि भाईजान ने तमाम ताकतों को जेर करके हुकूमत पर पूरा कब्जा जमा लिया है। आमिर ठहर के कुछ सोचने लगा। समझ में नहीं आता कि सब एकदम कैसे हो गया। भाईजान ने हमें आदमी भेज के बुलवाया है। अच्छा, सईदुल सादा ने हैरत का इजहार किया। ये कब का वाकया है? 2 दिन से दारुल वजारत के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं आप लोगों को फरेब देकर तो नहीं बुलाया गया? ऐसा मालूम नहीं होता, आमिर ने इनकार किया। भाईजान का पैगाम ले जाने वाला उनका पुराना मुलाजिम है और वो पैगाम देकर फौरन वापस चला गया था। खुदा करे ऐसा ही हो, सईदुल सादा ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तुम लोगों के आने की इत्तला से मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें बाहर गली में खड़ा नहीं रख सकता था। अब तुम आ गए हो तो सोच के कुछ फैसला करते हैं। इस बात का तुम यकीन रखो कि जिस तरह मलिक तुम्हें और अपने घर वालों को अजीज रखते हैं, मुझे भी तुम उसी तरह अजीज हो। लेकिन किसी फैसले से पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं यानी सईदुल सादा और वजारत माब मलिक शावर की दोस्ती ज़बान ज़दे खास व आम है। जाहिर है कि यह बात मलिक शावर का दुश्मन जरगाम भी जानता है, जबकि वो कुछ अरसा इस हवेली में रह के भी गए हैं। इस सूरत में आपका भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जरगाम के आदमी किसी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। आमिर ने बीच ही में लुकमा दिया। देखो, ये बात हुई अक्लमंदी की। सईदुल सादा ने उसे तहसीन भरी नजरों से देखा। तुमने बिल्कुल सही कहा आमिर, जरगाम के सवार यहाँ पहुंचेंगे और मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं इस हवेली में इत्मीनान से बैठा हूँ, इसकी वजह यह है कि जरगाम फिलहाल मलिक शावर से उलझा हुआ है। उसका कब्जा हरीम खिलाफत पर है और मलिक शावर दारुल वजारत पर कब्जा किए हुए हैं। दोनों ताकतें तकरीबन बराबर हैं। अगर गिरोह बरकिया जरगाम की हिमायत कर रहा है और गिरोह बहरिया और चरकिया मलिक शावर की पुश्त पर है, फिर अभी ये पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी और फैसला किसके हक में होगा। बस जब तक इस जंग का कोई फैसला नहीं होता, उस वक्त तक जरगाम का रुख उमरा के तबके की तरफ नहीं होगा। बिरादर बुजुर्ग, आमिर ने मतानत से कहा, जो कुछ आपने फरमाया उस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि खौफ और बेइत्मीनानी की तलवार आपके सर पर हर वक्त लटक रही है और हमारे इस महल में ठहरने से आपको सकून की बजाय नुकसान ही पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि हम लोग जिस तरह आपके पास आए थे, इसी तरह आप हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। वाह भाई, ये क्या बात हुई आमिर? सईदुल सादा ने नागवार लहजे में कहा। मैं अपने दोस्त के बच्चों को दर दर ठोकरें नहीं खाने दूंगा। हवेली में इस वक्त कनीजों और गुलामों के अलावा और कोई नहीं। काहिरा के हालात बिगड़ते ही मैंने अपने तमाम अजीजों और रिश्तेदारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। मैं मलिक के बच्चों को भी वहीं भेज दूंगा और वो दुश्मन के शर से महफूज हो जाएंगे। रह गया तुम्हारा सवाल, तो जिस तरह मैं तनबा तकदीर यहाँ पड़ा हूँ, इसी तरह तुम भी रहो। मलिक के हालात संभलते दिखाई नहीं देते, लेकिन ऊपर वाला बड़ा मुसब्बबुल असबाब है। क्या अजब के बेहतरी की कोई सूरत निकल आए और तस्बीह के ये मुंतशिर दाने फिर इकट्ठे हो जाएं। सईदुल सादा ने जो हालात बयान किए थे, उनसे जाहिर होता था कि मलिक शावर दारुल वजारत में महसूर हैं और दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। आमिर को अब अपने भाई जान की ज़हानत पर भी शुबह होने लगा था। जब खतरात उनके सर पर मंडला रहे थे तो सईद से अहले खाना को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपने जो इरशाद फरमाया वही बेहतर मालूम होता है। आमिर ने बहुत सोच के जवाब दिया। अगर इजाज़त हो तो इस सिलसिले में मैं बाजी से भी मशवरा कर लूँ। वो बेचारी खुद भी बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त कोई माकूल मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं। उन्हें हालात से आगाह करना ज़रूरी है। ज़रूर ज़रूर, सईदुल सादा ने तायद की और एक कनीज़ के साथ आमिर को महल में भेज दिया। मलिक शावर के अहले खाना को महफूज मकाम पर भेज दिया गया। अब आमिर घर भी आज़ाद था। वो मंजर बड़ा असर अंगेज था जब आमिर अपनी बहन और अपनी जान आरजू जरताज से जुदा हुआ था।
बहन उसे गले लगाए सिसकियां भर रही थी और जरतार सामने तस्वीर बनी खड़ी थी। मौका ऐसा था कि वो आमिर से कुछ खुल के कह भी ना सकती थी। सिर्फ आंखों से बातें हुई और अहदो पैमान बांधे गए। फिर आमिर उन्हें छोड़कर बाहर आ गया। आमिर के जाते ही खवातीन और बच्चियां उसी गाड़ी पर सवार हुई जिसमें वो सईद से आई थी। सिर्फ आमिर घर भी साथ ना था। उनके गाड़ी बान के बराबर सईदुल सादा का एक आदमी बैठा था जिसकी रहनुमाई में उन्हें एक नामालूम मंजिल की तरफ जाना था। आमिर घर भी आखिरी सलाम के लिए सईदुल सादा के कमरे में दाखिल हुआ। उनका चेहरा फरते गम से फीका पड़ गया था। सईदुल सादा आमिर को देख के खड़े हो गए। आमिर ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उन्होंने दोनों बाजू खोल दिए और आमिर उनके गले लग गया। दिल की जो कैफियत है अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आमिर, सईदुल सादा ने उसे गले लगाते हुए कांपती आवाज में कहा, बाल बच्चे छूटे, दोस्त छूटा, तुम्हारा आना गनीमत था लेकिन हालात ऐसे हैं कि तुम्हें भी सपुर्दे खुदा कहना पड़ रहा है। आपके गमों का मुझे एहसास है। आमिर की आवाज भी लरस रही थी। काश मैं यहाँ ठहर सकता या आपको अपने साथ ले जा सकता, लेकिन क्या मजबूरी है, मुझे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। तुमने किसी मंजिल का तो तयन किया होगा। सईदुल सादा ने उसे अलग करते हुए कहा, मेरी अकल काम तो नहीं कर रही है, फिर भी अगर तुम मुझे बता सको तो शायद मैं कोई मशवरा दे सकूं। मेरी मंजिल मौत है मोहतरम। सईदुल सादा ने तहसीन आमेज नजरों से आमिर को देखा। लेकिन तुम उन तक पहुंचोगे कैसे? दारुल वजारत के चारों तरफ तो जंग हो रही है। मोहतरम, मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं। आमिर ने एक ठंडी सांस ली। मुझे सिर्फ बहन से किया हुआ वादा याद है और मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। आमिर उनसे जुदा हुआ, घोड़े पर सवार हुआ और हवेली से बाहर निकल गया। सईदुल सादा उसके पीछे राहदारी तक गए और जब वो हवेली के सदर दरवाजे से निकल गया तो एक आह भर के वापस आ गए। आमिर गली पार करके सड़क पर आ गया। सड़क पर जगह जगह सवार आपस में गुत्थम गुत्था थे। आमिर को ये चीज अजीब सी मालूम होती कि लड़ने वाले सवारों में आधे नकाब पोश थे और आधे बगैर नकाब वाले। आमिर ने घबरा के घोड़ा गली में कर लिया। उसी वक्त एक चौबारे की खिड़की से आवाज आई, कैसे बुज़दिल हो, डर के भाग रहे हो, इन नकाब पोशों को मार भगाओ। आमिर ने सर उठाकर ऊपर देखा। मैं परदेसी हूं, मुझे नहीं मालूम कि नकाब पोश कौन है और क्यों लड़ रहे हैं। नकाब पोश बागी दारोगा जरगाम के सवार हैं। ये दारुल वजारत पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके साथ ही ऊपर की खिड़की बंद हो गई। उस गुफ्तगू से आमिर को यह पता चल गया कि जरगाम के सवार नकाब पोश हैं और दारुल वजारत की तरफ जाना चाहते हैं। आमिर हिम्मत करके फिर सड़क पर आ गया। उसी वक्त एक गली से 10-12 सवार निकले। वो घबराए हुए थे, उनके चेहरे खुले थे, इसलिए आमिर को इत्मीनान हुआ। लेकिन फौरन ही दूसरी गली से नकाबपोश सवारों का एक बड़ा गिरोह निकला और देखते ही देखते उन्होंने बेनकाब सवारों को घेर लिया। आमिर उनसे कुछ दूर था। उसने यही गनीमत समझा कि गली में वापस चला जाए। उधर दोनों गिरोहों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नकाबपोश ज्यादा होने की वजह से हावी हो रहे थे। बेनकाब अफराद मुदाफाती लड़ाई लड़ रहे थे और उनका हल्का तोड़ के बाहर निकल जाना चाहते थे। आमिर गली में घोड़ा लिए खड़ा था और उसका दिल बार बार चाह रहा था कि बाहर निकल के नकाबपोशों पर हमला कर दे, लेकिन ये मौत को दावत देने के बराबर था, इसलिए वो चुपचाप लड़ाई देखता रहा। फिर ऐसा हुआ कि नकाबपोश सवारों के शदीद हमले से 3 बगैर नकाब के सवार जख्मी होकर जीन से लटक गए। 2 सवारों के घोड़े जख्मी हुए और अपने सवारों को लेकर भाग खड़े हुए। बाकी सवार किसी न किसी तरह भाग खड़े हुए। नकाबपोश कुछ देर खड़े बातें करते रहे, फिर एक तरफ चले गए। अब गली के मकान के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। लोग सहमे सहमे बाहर आए। आमिर ने भी अपना घोड़ा एक तरफ बांध दिया और आदमियों के साथ उन घोड़ों के पास गया जो अपने जख्मी सवारों को लिए खड़े थे। पहले ही जीन में लटके हुए सवार को देखकर आमिर का खून खुश्क हो गया। आमिर ने जल्दी से उसके पैर रिकाब से निकाले और संभाल के जमीन पर लिटा दिया। आमिर पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि बेसाख्ता 2 आंसू आंखों से निकलकर उस लाश पर गिरे। आमिर ने जल्दी से मुंह घुमाकर आंखें पोंछ डाली, लेकिन लोग उसके दिल की बात पा गए। एक ने नरमी से पूछा, ए जवान, तू क्यों रोता है? इस मरने वाले से तेरा कोई रिश्ता था? आमिर की आंखें छलक पड़ी। उसने भर्राई आवाज में जवाब दिया, मैं शहर सईद का रहने वाला हूँ और ये मारा जाने वाला भी वहीं का रहने वाला है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। फिर तू अब क्या चाहता है? क्या इसकी लाश सईद ले जाएगा? एक और आदमी ने दरियाफ्त किया। फिर मरने वाले पर तबसरा होने लगा, कितना खूबसूरत जवान है, माँ बाप को खबर हो गई तो कलेजा फट जाएगा। खुदा इस जरगाम को गारत करे, कैसे कैसे जवान इसकी हवस से इक्तदार की भेंट चढ़ गए। आमिर सबकी सुन रहा था और दिल ही दिल में आंसू बहा रहा था।
اس کا دل چاہا کہ سب کو بتا دے یہ شخص اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے جسے زرگام نے دارالوزارت میں گھیر رکھا ہے۔ آخر اس نے کہا، آپ لوگوں کی مدد سے اگر میں اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں تو اس کا اجر خدا آپ کو دے گا۔ اس وقت دوسرے سوار بھی گھوڑوں سے الگ کر کے ادھر لائے جا چکے تھے اور تینوں برابر برابر لٹا دیے گئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، ان تینوں کے کفن دفن کا میں انتظام کروں گا، کیونکہ یہ مظلوم تھے اور زرگام کے نقاب پوشوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، لیکن یہ کام ابھی نہیں ہوگا۔ میں لاشیں اٹھا کے چلے جا رہا ہوں اور رات کو انہیں دفن کرا دوں گا۔ لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہونے لگے۔ وہ خدا ترس انسان لاشیں اٹھوا کر لے گیا۔ عامر پس مردہ سا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے جس جوان کی لاش دیکھی تھی وہ وزیر اعظم ملک شاور کا بڑا بیٹا علی تھا۔ ملک شاور قاہرہ آتے وقت اپنے تینوں بڑے بیٹے علی، طاہ اور کامل کو اپنے ساتھ لایا تھا، جس میں علی اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا تھا۔ عامر نے ایک بار پھر دارالوزارت جانے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ وہ جس سڑک پر جاتا اسے نقاب پوش سوار دکھائی دیتے۔ قاہرہ سے واپس جانے کے راستے ابھی کھلے ہوئے تھے، لیکن عامر شہر اس وقت تک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جب تک ملک شاور کے متعلق پورے حالات معلوم نہ کر لے۔ تھک ہار کے اس نے سرائے کا رخ کیا۔ سرائے کا پتہ ٹھکانہ اس نے سعید السادہ کے ایک ملازم سے پوچھا تھا۔ عامر سرائے پہنچا تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کئی قافلے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن شہر کی مخدوش حالت کے تحت انہوں نے اپنا سفر ملتوی کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قافلے جو شہر میں داخل ہو گئے تھے انہیں سرکاری سواروں نے اپنی حفاظت میں سرائے پہنچایا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب تک حالات درست نہ ہو جائیں وہ سرائے چھوڑنے کی غلطی نہ کریں۔ عامر نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کر کے کمرے میں جگہ حاصل کر لی جہاں 3 آدمی پہلے ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نئے مسافر عامر کو خوش آمدید کہا اور چاروں خوش گپیوں میں لگ گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع مصر کی موجودہ سیاست اور حالت تھی۔ ایک مسافر نے عامر سے پوچھا، آپ کو مصر کے حالات سے کچھ دلچسپی ہے؟ عامر نے سنبھل کے جواب دیا، مصر اور اس کے حالات سے مجھے اس حد تک تعلق ہے کہ اس وقت میں قاہرہ کی ایک سرائے میں قیدی کی طرح پابندیوں اور حالات کے درست ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے دلچسپ جوان معلوم ہوتے ہیں، مسافر نے کہا۔ ہم آپ کی مصیبت میں برابر کے شریک ہیں، بس یوں سمجھیے کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ میرے یہ 2 ساتھی ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں، مگر قافلے کی روانگی ملتوی ہو گئی ہے۔ میں سکندریہ سے اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ میرا بھائی حریم خلافت میں مہمان خانے پر پہرے دار کے فرائض انجام دیتا ہے۔ حریم خلافت کے نام پر عامر نے کان کھڑے کیے۔ آپ حریم خلافت تو جا سکتے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا، مسافر بولا، جو عمر میں عامر سے کچھ ہی بڑا تھا اور بڑے ادب سے گفتگو کر رہا تھا۔ لیکن حریم خلافت جانے والے تمام راستے بند ہیں، ادھر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ راستے کس نے بند کیے ہیں؟ عامر نے دوسرا سوال کیا اور جواب کے لیے ہماتن گوش ہو گیا۔ ارے زرگام ہے۔ پھر فوراً ہی آواز دبا کر کہا، جناب کیا زمانہ آ گیا ہے، غلاموں کے بھی پر لگ گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ حریم خلافت کا داروغہ ہے اور اب وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ عامر اور سنبھل کے بولا، لیکن جناب یہاں کے وزیر اعظم تو ملک شاور ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسافر نے سمجھانے کے انداز میں کہا، ملک شاور کچھ کمزور سے آدمی ہیں، اچھے خاصے سعید کے گورنر تھے، نہ جانے کیا سوچ کے قاہرہ پر چڑھ دوڑے اور دارالوزارت پر قبضہ کر لیا۔ انہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی ہے تو سب سے بڑے گنڈے زرگام کو ٹھکانے لگا دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرگام نے پہلے وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہو اور بعد میں ان کے خلاف ہو گیا ہو۔ عامر کے اس جواب پر مسافر حیران نظروں سے عامر کو دیکھنے لگا۔ آپ واقعی بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، مسافر نے مسرت کا اظہار کیا۔ آپ کے آنے سے ہمارا یہ قید کا وقت ہنسی خوشی کٹ جائے گا۔ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں برادرم، عامر نے دل شکستگی سے جواب دیا۔ مجھے اور آپ میں زیادہ فرق نہیں۔ میرا بھائی ملک شاور کے ساتھ قاہرہ آیا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد سے اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں دریافت حال کے لیے ملک شاور سے ملنے آیا تھا۔ خدا آپ کے بھائی کو محفوظ رکھے، مسافر نے افسردگی سے کہا۔ زرگام کے گروہ برکیہ نے ملک شاور کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ پورے شہر میں زرگام کے نقاب پوش سوار دن دناتے پھیر رہے ہیں اور یہاں تک سنا گیا ہے کہ ملک شاور محل سے نکل بھاگا ہے، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ عامر پریشان ہو گیا، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سنی؟ اس سرائے کا مالک پورے شہر اور محلات کی خبر رکھتا ہے۔ مسافر نے بتایا کہ سرائے کا مالک یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ملک شاور کے لڑکے جنگ میں مارے گئے ہیں، لیکن ملک بچ کے نکل گیا ہے۔ محل پر زرگام کے آدمیوں کا اب تک قبضہ نہیں ہو سکا
اور بڑی شدت کی لڑائی ہو رہی ہے۔